जीवन जीने के लिए हमें वस्तुओं की आवश्यकता होती है और वस्तुओं को बनाने के लिए आर्थिक क्रिया की आवश्यकता होती है और आर्थिक क्रिया के लिए हमें संसाधनों का और बाजार का होना आवश्यक होता है। तब हमारा जो आर्थिक क्रिया द्वारा बनाया गया उत्पादन है वो क्या होगा, वहाँ तक तैयार होगा और तैयार के साथ बाज़ार तक भेजा जाएगा। तो तैयार होकर जो बाज़ार तक भेजा जाना है तो स्वयं माल तो चल के चला नहीं जाएगा। तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम से ले जाते हैं, आज उस पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे परिवहन के बारे में। तो जानेंगे परिवहन क्या है, परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, परिवहन का वर्गीकरण और प्रत्येक परिवहन से का अपना अपना इतिहास, उनका वर्गीकरण, उनका महत्व और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें। मैं वीणा जैन, स्वागत है आज कक्षा 12 भूगोल अध्याय 8 परिवहन एवं संचार में। तो बच्चों, हम NCERT की पुस्तक परिवहन एवं संचार कक्षा 12 का आज यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं और उसकी जानकारी को जानकर हम उद्योग जगत में, परिवहन जगत में क्या रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, वह काम आज यहाँ पर सोचेंगे और विचारेंगे। प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। मतलब कि आर्थिक प्राकृतिक संसाधन यानी लोह, कोयला और भी तांबा, सीसा, चूना पत्थर, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो एक स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। और आर्थिक क्रिया यानी उद्योग के माध्यम, उद्योग और व्यापार, वह भी एक ही स्थान पर नहीं पाया जाता है। तो और बाजार साथ में जो चीज़ माल बनी है तो उसको बाजार तक भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? ये तीनों चीज़ें एक स्थान पर नहीं होने के कारण किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। तो इसे किसने संभव बनाया? परिवहन, संचार एवं व्यापार ने। परिवहन के माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों को आर्थिक क्रियाकलाप यानी औद्योगिक जहाँ निर्माण होता है वहाँ से बाजार तक लाते और ले जाते हैं। उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। कौन जोड़ता है उत्पादन केंद्रों को उपभोग केंद्रों से? परिवहन एवं संचार। परिवहन क्या करता है? माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और संचार माध्यम उनके ज्ञान के, उनके गुण के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में हमें पत्र पत्रिकाओं, टीवी, विज्ञापन के माध्यम से संदेश देता है। विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहाँ पर आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं। मतलब जैसे मैं देखूँ, पन्ना में हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, वहाँ की मझगुआ की खानों में हीरा पाया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा उद्योग होगा? वहाँ हीरा से संबंधित उद्योग डाला जाएगा। तराशने का, उसके आभूषण बनाने का, उससे संबंधित बाजार निर्मित किया जाएगा। तो प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसका कच्चा मटेरियल उसे पास में उपलब्ध होता है, जिसके लिए वहाँ आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार, विनिमय, परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। अगर वहाँ वस्तु बन गई तो बाजार तक पहुँचाने के लिए हमें विनिमय, बेचने के लिए परिवहन और संचार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार, व्यापार पर निर्भर करती है। मतलब आप सभी भी या मैं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए या बेचने के लिए परिवहन और संचार के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाते हैं और संचार के माध्यम से उसकी जानकारी को हासिल करते हैं।
और हमारा जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन का मतलब है विकसित हुआ परिवहन होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे। क्या थे? परिवहन जिससे किया जाता था उसी से संचार को भी भेजा जाता था। जैसे हमें अपना पत्र भेजना होता था तो पहले पशु परिवहन थे, तो हम कुत्ते के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से पत्र भेजते थे और इन्हीं के माध्यम से माल को भी ढोया जाता था थोड़ी थोड़ी मात्रा में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आज दोनों में सुस्पष्ट विशेषीकृत प्रारूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है, इसके माध्यम से व्यापार संभव होता है। अब क्या हो गया, संचार साधन एक अलग चीज हो गई है और परिवहन साधन एक अलग चीज हो गई है। संचार के माध्यम से विज्ञापन और ज्ञान दिया जाता है और परिवहन के माध्यम से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और इसी से हुआ है हमारी व्यापार की श्री गणेश या व्यापार की संभावना। परिवहन के बारे में जानेंगे। परिवहन आपसे पूछा जाएगा परिवहन किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने यानी लाने और ले जाने की सेवा सुविधा को कहते हैं। आगे बात समझ में, इसमें मनुष्यों, पशुओं और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा परिवहन के साधन कौन से हैं। सबसे पहले मनुष्य स्वयं परिवहन था, फिर पशुओं को उसने पालना प्रारंभ किया, फिर विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग होने लगा। ऐसा गमनागमन स्थल, जल और वायु में होता है। हमारे परिवहन के साधन कौन कौन से? स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन है। सड़कें और रेल मार्ग हमारे स्थलीय परिवहन होते हैं। जो स्थल परिवहन है पुनः दो भागों में बांटा जाता है, सड़क और रेल। सड़क पर ट्रक और बसों के माध्यम से परिवहन होता है और रेल मार्ग में ट्रेनों के माध्यम से परिवहन होता है। जबकि नौ परिवहन यानी जल मार्ग का जो परिवहन होता है वो नौकायन के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से होता है और वायु मार्ग का परिवहन हमारे वायुयान के माध्यम से होता है। अन्य दो प्रकार हैं, पाइपलाइन है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था के अयस्कों को जैसे पदार्थों का परिवहन करती है। एक अन्य प्रकार भी है परिवहन का जिसे हम पाइपलाइन कहते हैं। पाइपलाइन से आपसे पूछा जाएगा पाइपलाइन के माध्यम से काय का परिवहन होता है और एक जल, स्थल और वायु परिवहन के अतिरिक्त तीसरा परिवहन मार्ग कौन सा है, तो तीसरा परिवहन मार्ग पाइपलाइन है। अन्य मतलब चौथा परिवहन मार्ग पाइपलाइन है और पाइपलाइन से तरल करके चीज़ों को भेजा जाता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में लोहे को भी पिघलाकर और उसका कचरा बनाकर भेजा जाता है। दूध को पाइपलाइनों से भेजा जाता है और अब और भी वस्तुओं को जिनको हम तरल कर सकते हैं और कचरा के रूप में घोल सकते हैं, उन सभी का परिवहन आप पाइपलाइनों के माध्यम से संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया। आपसे पूछा जाएगा परिवहन की विशेषताएं बताइए। लिख लीजिए प्रश्न, परिवहन की विशेषताएं। सबसे पहले परिवहन की विशेषता है कि समाज का आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। संगठित, और ये क्या है, एक संगठित सेवा उद्योग है। संगठित सेवा उद्योग है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव और लादान उतराव, मतलब लादान यानी चढ़ाना, उतराव यानी उतारना, वितरण का निपटान यानी जो भी वस्तु हो उसे जहाँ तक भेजना करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। परिवहन के लिए हमने देखा ना कि बस स्टैंड बने होते हैं और क्या बने होते हैं, जहाँ हम कांटेक्ट करते हैं जाने के लिए, परिवहन को खरीदने के लिए। सोच के बताएंगे आप लोग कि स्टैंड होता है, बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टेशन होता है और वायुयान के लिए हमारा एरोड्रम होता है। लेकिन एक स्थान और होता है जहाँ पर हम अपने माल को हमें भेजना होता है तो वहाँ संपर्क करते हैं। आप लोगों को पता है क्या होता है वो स्थान?
जब हमें अपने घर का सामान भेजना होता है तो हम कहीं पर संपर्क करने जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? बताओ जल्दी, कुछ भी सोच के बताओ। वह होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की रहते ना, ये ट्रांसपोर्ट है, तो उस स्थान पर जाकर हम पता लगाते हैं। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्ण लोगों के बीच सहयोग और एकता को प्रोत्साहित करता है। प्रकीर्ण का मतलब दूर बिखरे बिखरे लोगों को भी क्या कर देता है, परिवहन के माध्यम से हम जोड़ लेते हैं और उनकी उन्नत व्यवस्था को करते हैं। प्रश्न आएगा, परिवहन जाल किसे कहते हैं? उत्तर होगा, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया जाने पर जिस प्रकार प्रारूप का निर्माण होता है उसे हम परिवहन जाल कहते हैं। अपने शब्दों में जब हम सड़क को जोड़ते हैं और सड़कों का फिर एक दूसरे से सड़क जो जुड़ जाती है तो एक जाल का निर्माण करती हैं, जैसे हम कौन सा नाम, परिसंचरण की सिराएं और धमनियां कहते हैं, उसे हम परिवहन जाल भी कहते हैं। अब जानेंगे परिवहन की विधाओं को। परिवहन की विधाएं किसे कहते हैं या परिवहन का वर्गीकरण क्या है? एक ही चीज है। तो परिवहन की विधा, विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं हैं स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। तो इनका प्रयोग अंतरप्रादेशिक तथा अंतराप्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है। अंतरप्रादेशिक यानी अपने देश के अंदर और अंतराप्रादेशिक यानी देश से बाहर जो मार्ग हमारे बनाए जाते हैं वह दो तरह से किया जाता है। और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक में यात्री और माल दोनों का वहन किया जाता है। मतलब पाइपलाइन में यात्रियों को नहीं भेजा जाता है, बाकी जो स्थल, जल और वायु परिवहन है इसमें माल भी जाता है और यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अब किसी विधा की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय यानी अपने देश से बाहर वस्तुएं भेजी जाती हैं और अत्यधिक भार युक्त होती हैं, बड़ी मात्रा में होती हैं, उनका परिवहन, उनका एक स्थान से निपटान का मतलब है भेजना, दूसरे स्थान पर उतारना, किससे किया जाता है? जलयानों के माध्यम से यानी जल परिवहन के द्वारा किया जाता है। और कम दूरी का एक घर से दूसरे घर की सेवाओं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता और तीव्रगामी होता है। मतलब जो गांव-गांव तक, अंदर तक चला जाए जो परिवहन, वह सड़क परिवहन होता है हमारा। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन होता है। विश्व की ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वह तो यूरोप से एशिया यानी 2 महाद्वीपों को जोड़ती है और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और वस्तुओं को एक स्थान से, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। उच्च मूल्य की वाली और हल्की और नाशवान वस्तुओं का वायु मार्ग द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। जो वस्तुएं जल्दी शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं और अधिक मूल्यवान होती हैं, उन्हें हम वायु यानी हवाई जहाज के माध्यम से भेजते हैं। परिवहन हेतु एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में ये विधाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, यानी सड़क का रेल परिवहन से और वायु परिवहन से और जल परिवहन से संबंध होता है। सड़क से कोई चीज़ जलयान तक भेजने के लिए हम बसों का, ट्रकों का सहारा लेते हैं। हर परिवहन एक दूसरे का सहयोगी होता है। अब सबसे पहले जानेंगे हम सड़क परिवहन के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सड़क परिवहन। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल पर होता है। हम जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और अपनी वस्तुओं का जिनको हमें आवश्यकता होती है वह कहाँ पर बनती हैं? स्थल भाग में बनती हैं और स्थल भाग का परिवहन हम बसों या ट्रकों के द्वारा ही संभव करते हैं, लोडिंग के द्वारा संभव करते हैं। छोटे छोटे लोडिंग से लेके बड़े बड़े लोडिंग तक हमारे स्थल परिवहन में रहते हैं। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। पहले मानव स्वयं ढोता था। फिर क्या आपने किसी दुल्हन को डोली पालकी में 4 व्यक्तियों को
ले जाते हुए देखा होगा। तो सबसे पहले परिवहन कौन करता था? मनुष्य स्वयं करते थे। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। ये है परिवहन का इतिहास। आपके में पूछा जाए परिवहन का इतिहास लिखिए, तो उसका उत्तर देंगे कि सबसे पहले मनुष्य स्वयं ढोता था, फिर उसने पशुओं को पालकर पशुओं से माल का ढोना शुरू किया, और इसके पश्चात गाड़ी का छोटी छोटी बैलगाड़ियों का निर्माण, फिर छोटी छोटी लोडिंगों का निर्माण, और आज तो ट्रेन, बड़े बड़े लोडिंग और वायुयान, इस प्रकार परिवहन के विकास का इतिहास संभव हुआ। और जो सबसे पहले मतलब जो जानवरों को पाला गया उनमें खच्चर, घोड़े, ऊंट, जो ग्रामीण क्षेत्रों के सामान को ढोते हुए आज भी आप देखते हैं। पहिए का आविष्कार के साथ साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। आपके में पूछा जाएगा परिवहन में क्रांति कब आई? तो 18वीं शताब्दी में आई, जब भाप का इंजन का आविष्कार हुआ। और सर्वप्रथम रेल मार्ग 1825 में इंग्लैंड से स्कॉटन और डर्मलिंग स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। विश्व में आपने अभी इंडिया का पढ़ा था, ठाणे से कहाँ तक हुआ था? मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था। और जो विश्व, वो भारत का था। और विश्व स्तर पर जो सर्वप्रथम परिवहन हुआ वह इंग्लैंड में, उत्तरी इंग्लैंड में हुआ, 1825 में हुआ, और वह स्कॉटन से डर्मलिंग स्थानों के मध्य हुआ था। इसके बाद रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्र बन गया। रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीप क्षेत्रों को वाणिज्य, अन्न, कृषि, खनन, विनिर्माण के लिए खोल दिया। मतलब अमेरिका के जो विकास का कारण है, विकसित बनने का कारण है, वहाँ का रेल मार्ग का विकास होना और उनको कृषि, खनन और विनिर्माण के बीच में पूरक बना देना, एक दूसरे से जोड़ देना। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार से सड़कों की गुणवत्ता और उन पर क्या हुआ? रेल मार्ग के आविष्कार होने से सड़कों में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, सड़कों पर प्रभाव पड़ा। ये ऑस्ट्रेलिया में रज्जु मार्ग है। ये देखो, तार के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। परिवहन का यह साधन प्रायः तीव्र ढाल वाले पर्वतों और खानों में पाया जाता है, जहां सड़क निर्माण नहीं हो सकती। जहां सड़क निर्माण नहीं हो सकती, प्रश्न आएगा तो वहां कैसे परिवहन संभव है? तो आकाश रज्जु के माध्यम से वहां पर परिवहन संभव है। वाहनों में ट्रक, कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी है ना। जब अगर सड़क परिवहन व्यवस्थित हो गया तो फिर ट्रक और कारों का निर्माण भी बड़ी मात्रा में हुआ। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों, तार मार्गों को रखा जाता है। आपसे पूछा जाए नवीनतम परिवहन के साधन कौन से हैं और प्राचीन परिवहन के साधन कौन से हैं, तो प्राचीन परिवहन के साधन थे स्थल, जल और वायुयान, वायु मार्ग, और नवीन में पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग, है ना। नवीन साधन है परिवहन के पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल, अवमल और नाली मल आदि का परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरे, नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइनें बड़े मालवाहक होते हैं। जो माल का वाहक होता है वह रेल से होता है, समुद्री पोत से होता है, बाजरे और नौकाएं से होता है। बाजरे भी जल में चलने वाली चीज़ होते हैं। आपने कश्मीर में देखा होगा, कश्मीर में जो खड़े होते हैं उनमें उनके अंदर खेती आदि भी होती है ना। और मोटर, ट्रक, पाइपलाइन ये बड़े मालवाहक होते हैं। सामान्यतः मानव, कुली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियाँ अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाई जाने वाले आधुनिक जल मार्गों और वाहकों को संपूर्णता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन वसे जिलों में आज भी मानव कुलियों और मनुष्यों द्वारा
खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। भारत में और चीन में अभी भी मानव गाड़ी को खींचता है, रिक्शे जिसे रिक्शा चलाना कहते हैं हम, और एक पशु भी खींचते हैं जिन्हें हम तांगे चलाने वाले कहते हैं। बोझा ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं? घोड़े का प्रयोग पश्चिमी देशों में मारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के हिमच्छादित प्रदेशों में स्लेज बर्फ में चलाने वाली गाड़ी कौन सी होती है? स्लेज होता है। और जानवर कौन सा होता है वहाँ का? रेंडियर होता है। रेंडियर खींचता है और कुत्ते होते हैं वहाँ कुछ जो कि स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। ये सारे हिमाच्छादित जितने प्रदेश हैं, कनाडा का भाग, यूरोप का उत्तरी स्टेपी मैदान, यहाँ पर ये करते हैं। और पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों को वरीयता दी जाती है, खच्चर वहाँ पर होते हैं। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट के द्वारा, मरुस्थली जो रेगिस्तान होते हैं उनमें ऊँट के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। और भारत में बैलों का प्रयोग होता है माल को ढोने के लिए। अपनी बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी में माल का जो होता है। ये इथोपिया के गांव में तेस्बी में घोड़ा गाड़ी का प्रयोग यहाँ अपन देख रहे हैं। अब जानेंगे सड़क परिवहन के बारे में ना। तो छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। स्थल परिवहन के दो हैं, एक सड़क परिवहन और दूसरा रेल मार्ग है। तो हम स्थल परिवहन पढ़ रहे थे, स्थल परिवहन में पहला है सड़क मार्ग। तो छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जाता है क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। इसलिए इसे धमनी और सिराएं कहा जाता है किसी भी देश के परिसंचरण तंत्र की। जैसे अपने शरीर का परिसंचरण तंत्र है वो धमनी और सिराओं से बना है, उसी तरह देश के परिवहन का परिसंचरण तंत्र होता है जो कि सड़क के जाल से बना होता है, उन्हें ही हम धमनी और सिरा कहते हैं। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, कभी ऋतुओं के प्रभाव व प्रयोग योग्य नहीं होती हैं। अगर कच्ची सड़कें होती हैं तो वर्षा ऋतु में क्या हो जाती, खराब हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान होता है। जहाँ सड़कें बार बार नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं फिर वहाँ पर रेल मार्ग बिछा दिए जाते हैं। किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते। इसलिए सड़कें किसी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक पर्यटन उद्योग आजकल आपने नया नाम सुना है, उसमें लोग पर्यटन के लिए मनोरंजन के लिए जाते हैं तो उस समय हमें सड़क परिवहन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि वह गाड़ियों में बैठकर या ट्रेन के डिब्बों में बैठकर ही जाते हैं उनमें और वहाँ की चीज़ों का लुत्फ, प्राकृतिक चीज़ों का मज़ा लेते हैं और वहाँ पर फिर व्यापार की खाने पीने की चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। विकसित और विकासशील देशों में सड़क की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है क्योंकि सड़कों के निर्माण उनके रखरखाव में भारी खर्चा आता है। विकसित देशों में तीव्रगामी संचलन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन और अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। भारी बोझ को ढोने वाले आकार और शक्ति वाली लारियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई 150 लाख किलोमीटर है और जिनका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो सड़क मार्ग का सबसे अधिक विकास कहाँ पर हुआ, प्रश्न आएगा, उसका उत्तर है उत्तरी अमेरिका में। और विश्व का कुल कितनी लंबाई है सड़क मार्ग की, तो 150 लाख किलोमीटर है और विश्व का कितना प्रतिशत है, वो 33% भाग सड़क के द्वारा
आज होता है। और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाई जाती है। वाहन सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका में है और सड़क मार्ग का व्यवस्थित विकास भी उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक हुआ है। इस तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पर सामान्यता के स्थान पर असमानता का वितरण पाया जाता है। अब यातायात प्रवाह सड़क पर कैसा है? पिछले कुछ वर्षों से सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष और गर्त सड़कों पर दिन में विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरण, काम के समय से पहले और बाद में सड़कों पर भीड़ सर्वाधिक होती है। विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। मतलब सड़कों पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो सड़क क्या हो गया? संकुचित हो गया है ना। बेहतर कल के लिए सड़कों पर ये विचार है परिवहन का एक कि उच्च पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचरण, सर्वाधिक बस सेवा में सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग MRT क्या है? आपसे MRT परिवहन का एक संकेतक है। अब है महामार्ग कौन कौन से हैं? तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कों के होते हैं। आपसे पूछा जाए महामार्ग किसे कहते हैं? तो दूर स्थान पर जोड़ने वाली पक्की सड़कों को हम महामार्ग कहते हैं। और इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। इसकी क्या विशेषता है महामार्ग की? तो इसका निर्माण बहुत ही अच्छे से किया जाता है कि इस पर जो भी मतलब अबाधित रूप से मतलब आने जाने में कभी रुकावट ना आए। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फाइबर ओवरों, फ्लाई ओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त होते हैं। ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। कितनी मीटर चौड़ी? महामार्ग 80 मीटर चौड़े होते हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन महामार्गों से जुड़े हुए हैं। कौन है विषय? अमेरिका आदि, जर्मनी आदि, फ्रांस आदि में महामार्गों का निर्माण हुआ है जो पत्तन यानी समुद्री मार्ग से उन्हें जोड़ा गया है और ये मार्ग जुड़े हुए हैं। ये कहाँ का मार्ग है? भारत के धर्मावन टूर्नी राष्ट्रीय महामार्ग का चित्र हम सामने अमेरिका में मार्गों का घनत्व तो उच्च है जो कि लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हैं। ट्रांस कनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत से सेंट जॉन नगर से जोड़ता है तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है के द्वारा दक्षिण अमेरिका के मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जोड़ दिए गए हैं। किसके द्वारा? महामार्गों के द्वारा। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों एवं जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ रहा है। रूस में मतलब अब क्या हो गया है, रेल मार्ग और जो जल मार्ग होते हैं वो सस्ते होते हैं, इसलिए सड़क मार्ग को उसकी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ रहा है। रूस के यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में
महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है। इसकी धुरी मॉस्को है, परंतु महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग है रूस में? बताओ जल्दी से। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग अभी नाम बताया था, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चीन के महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं, जिन्हें क्या कर क्रिस क्रॉस उदाहरण में ये सांगो वियतनाम सीमा के समीप संघाई मध्य चीन, ग्वांगजाओ दक्षिण एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चुगडू को लहासा से जोड़ता है। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं। अपने स्वयं भारत में भी जो प्रमुख सड़कों और मार्गों को जोड़ते हैं, इसका उदाहरण राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो बनारस को कन्याकुमारी से जोड़ती है। और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है कौन सा? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जो बनारस को कन्याकुमारी, उत्तर में बनारस और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। सबसे लंबा हमारे यहाँ का महामार्ग है। और निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है? सड़क मार्ग के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महामार्गों को नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस को गुयाना के कोंक्रांकी से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो केप टाउन से भी जुड़ा हुआ है। अब जानेंगे हम और आगे इससे हमारे सीमावर्ती सड़कें। प्रश्न आएगा सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो बनाई जाती हैं ये सड़कें क्या काम करती हैं? ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ती हैं और इन सड़कों के द्वारा रक्षा सामग्री, प्रतिरक्षा सामग्री देश की जो होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। प्रायः सभी देशों में गांव और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए हमें सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करना पड़ता है। अभी कहाँ हो रहा है? भारत के हिमालय में जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है और चीन के वहाँ वाला क्षेत्र है तिब्बत के, वहाँ पर सीमावर्ती सड़कों का निर्माण हो रहा है। काहे के लिए? हम युद्ध से संबंधित अपनी सुरक्षा की सामग्री को वहाँ पर भेज सकें। अगला स्थल मार्ग है रेल मार्ग। तो रेल मार्ग लंबी दूरी पर तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों को स्थल परिवहन करने की विधा है। रेल मार्ग से क्या होता है? लंबी दूरी तक अगर हमें यात्रा करनी है या अपने माल को भेजना है तो रेल परिवहन से ही संभव है। रेल लाइनों की चौड़ाई को हम गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गेज। आपके में गेज किसे कहते हैं? तो रेल लाइनों की चौड़ाई को। प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी गेज वाली और मध्यम गेज वाली और छोटी गेज, 3 रेल मार्गों को 3 लाइनों में बांट सकते हैं। तो जो बड़ी मार्ग होता है, बड़ा गेज मार्ग होता है, उसे 1.5 मीटर से भी अधिक होती है उसकी गेजों की चौड़ाई, और जो 1.4 मीटर तक भी होती है और 1 मीटर होती है छोटी लाइन की चौड़ाई। इनका मानक लाइन का उपयोग विट्रेन में किया जाता है। इसका जो मानक निर्धारण होता है वह विट्रेन की वहाँ की वेधशाला से होता है। दैनिक आवागमन के डिब्बे विट्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। अपनी भारत की रेल मार्ग कौन से नंबर पर आती है? तो 4थे नंबर पर आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, विट्रेन, जापान के बाद भारत का रेल तंत्र भी विकासमान माना जाता है। ये दैनिक गाड़ियाँ नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं और लाती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। विश्व में रेल मार्ग का कितना क्षेत्र है? तो 13 लाख किलोमीटर है क्षेत्र। ये देखो
ब्याना का ट्यूब रेल मार्ग है, जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ये ब्याना का ट्यूब रेल मार्ग है जो एक गुफा के अंदर बनाया गया है। अब यूरोप विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनसे अधिकांश दोहरे और बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल मार्गों का घनत्व सर्वाधिक है, अर्थात 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्व का प्रदर्शन करते हैं। जो सर्वाधिक घनत्व वाले रेल प्रदेश हैं वो हैं लंदन, पेरिस, वुल्वेस, मिलान, बर्लिन, वारसा प्रमुख रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग वायु और सड़क मार्गों को जोड़ता है और मार्गों की अपेक्षा लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्ग के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है। कहाँ पर? रूस के रेल मार्ग का मुख्यालय क्या है? मॉस्को है। यहाँ देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकसित होती हैं। मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। विश्व के कुल मार्गों का लगभग 40% है। उत्तरी अमेरिका में विस्तृत रेल तंत्र है जो कि विश्व का 40% है। इसके विपरीत यूरोप में अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों अयस्क क्या भेजा जाता है मार्गों से? अयस्क यानी लोहा, अनाज, इमारती लकड़ी, मशीनरी आदि को परिवहन हेतु भेजा जाता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक और नगरीय प्रदेशों में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा रेल मार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ विकसित होते हैं, तो आप बताएंगे औद्योगिक केंद्र के समीप विकसित होते हैं। कनाडा में रेल मार्ग सर्वाधिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। आपको पता है कि विरल जनसंख्या वालों को कैसे जोड़ा जाता है, तो परिवहन के मार्ग से जोड़ा जाता है। तो कनाडा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यहाँ रेल मार्ग से दूसरों को जोड़ा गया है। और महाद्वीपीय पारीय रेल मार्गों द्वारा गेहूं, कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। अब जानेंगे ऑस्ट्रेलिया में कैसी स्थिति है। तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पथ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब जानेंगे दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिनके नाम है अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। मतलब जो दक्षिण अमेरिका है, अर्जेंटीना वहाँ का कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर पाया जाता है। और उसको कहाँ से? ब्राजील की कॉफी विश्व का पहला स्थान है ब्राजील में कॉफी उत्पादक में, इसलिए वहाँ पर रेल मार्ग का अच्छा विकास किया गया है। ये दोनों प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शेष देशों के केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग है, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों से स्थित खनन स्थानों से जोड़ते हैं। चिली एक ऐसा रेल मार्ग का क्षेत्र है जो कि समुद्र के जो पोत होते हैं वहां से आंतरिक क्षेत्र तक जोड़ता है। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजकों का काम करती हैं। योजक किसे कहते हैं? 2 मार्गों को जोड़ने वाला जो पथ होता है उसे योजक कहा जाता है।
जहाँ केवल एक महाद्वीप पारीय रेल मार्ग है जो एंडीज के पार दक्षिण अमेरिका का है ना, एंडीज के पार पर्वतों को 2900 मीटर की ऊंचाई तक अवस्थित और उस पर उल्टा बनाया गया है और दर्रों से गुजरता है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वालपराइसो से मिलाता है। एशिया में जापान, चीन और भारत में भी सघन बसे क्षेत्रों में रेल मार्ग सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। कहाँ पर? भारत में, है ना, जापान में तो। दूसरा विशाल महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल। अब अफ्रीका में कैसा है रेल मार्ग की स्थिति? उसमें सोने, हीरे और सांद्रण और तांबा खनन क्रियाओं के कारण अकेले दक्षिण अमेरिका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। अफ्रीका में सोना, तांबा ज़्यादा पाया जाता है तो और हीरा पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर रेल मार्गों का अच्छा विकास हुआ है। महाद्वीप के प्रमुख मार्ग हैं वेनेजुएला रेल मार्ग जो अगोला से कंटंगा, जाम्बिया, तांबे की पेटी से होकर जाता है। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग, जाम्बिया ताम्रपेटी के तट पर स्थित रेल मार्ग जो स्थल रुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है। दक्षिण अमेरिका गणतंत्र में केप टाउन से पोर्टेरिया तक ब्लू ट्रेन स्थित है। अन्य स्थानों में अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या, इथोपिया रेल मार्ग पत्तन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते। अफ्रीका में अन्य देशों की तुलना में कम हुआ है। अगला रेल पथ है अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो दो महाद्वीपों को जोड़ते हैं रेल मार्ग, उन्हें कहते हैं पार महाद्वीप। अच्छा, अब जानेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार हम कुछ लिए ही नहीं। अब चलो कर रहे, ठीक है। अब जानेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग उसे कहते हैं जो दो महाद्वीपों को जोड़ते हैं, पूरे महाद्वीप से गुजरती हुई इनके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। आपका रेल मार्ग और जो सबसे बड़ा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो है साइबेरियन रेल मार्ग, जैसे ट्रांस साइबेरियन, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को जोड़ता है। रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग, ये परीक्षा में आता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पीट से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चित्ता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसे पार साइबेरियन रेल मार्ग इसलिए कहते हैं, दो महाद्वीपों को जोड़ता है। यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है और बीच में इसके छोटे छोटे स्टेशन हैं जो मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, चित्ता आदि हैं। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा 9,322 किलोमीटर, इसकी लंबाई 9,322 किलोमीटर है। दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत परा महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोप बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब और यांसी नदियों से गुजरता है। चीता एक प्रमुख कृषि केंद्र है। इरकुटस्क एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडेसा यानी यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद उज्बेकिस्तान और उटनबटोर मंगोलिया और रोनयांग चीन में बीजिंग की ओर भी ऐसे रेल मार्ग पाए जाते हैं। दूसरा
पार कैनेडियन रेल मार्ग में कनाडा की यह 7050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, जो पूर्व में हैलिफैक्स से प्रारंभ होती है और मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगौरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद में वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेशों को पैरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में संकुलधारी वन प्रदेशों से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार इन प्रदेशों में प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। विनिपेग और थरर खाड़ी सुपीरियर झील तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक से गेहूं, मांस आदि इस मार्ग द्वारा भेजे जाते हैं और निर्यात किए जाते हैं, जो कनाडा की आर्थिक धमनी है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, ये रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्यूलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, अगडन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। इस मार्ग, ये आपको मानचित्र में रेल मार्ग दिखाया जा रहा है। एक कनाडियन रेल मार्ग है और ऊपर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग था। द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी का होता है। अब जानेंगे ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो यह रेल मार्ग पश्चिम तट पर पर्थ से प्रारंभ होकर कालगोडी, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिण भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। कालगोडी और कूलगाडी क्या है? यहाँ की सोने की खाने हैं। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एंडीलैंड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन विरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। अब है ओरिएंट एक्सप्रेस। यह लाइन पेरिस से स्कॉटबर्ग, यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लाने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस मार्ग द्वारा होने वाला प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। इस्तांबुल को बैंकॉक वया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है।